हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद मानसी। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सप्लाई की इलास्टिसिटी को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट करते हैं। हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ चुके हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का क्या मतलब होता था? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब कि सप्लाई में कितना चेंज आ सकता है। सप्लाई में कम चेंज आएगा या सप्लाई में ज़्यादा चेंज आएगा या सप्लाई में बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा। तो ये जो सारे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई थी, तो उस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कि किन चीज़ों से हमें फ़र्क पड़ता है कि हमारी सप्लाई या तो कम हो सकती है या ऐसी कौन सी चीज़ है जिनसे हमारी सप्लाई जो है वो या तो बढ़ भी सकती है या कम भी हो सकती है। तो हम बोलेंगे डिटरमिनेंट्स के साथ साथ हम क्या बोलते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो हम यूजुअली इलास्टिक और इन इलास्टिक में ही डिफ्रेंशिएट पता करेंगे, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक रियल लाइफ में मिलना बहुत मुश्किल है। तो जो इलास्टिक और इन इलास्टिक है, ये हम पहले उसमें पढ़े थे कि इलास्टिक का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा चेंज, मोर चेंज इन दी सप्लाई, बल्कि प्राइस में कम चेंज आता था। इलास्टिक हम उसे कहते थे। इन इलास्टिक का मतलब हम क्या कहते थे कि यहाँ पे जो है प्राइस में कितना भी ज़्यादा चेंज आ जाए, हमारी जो इलास्टिसिटी है वो बहुत कम से चेंज होने वाली है। तो इलास्टिक का मतलब बहुत ज़्यादा चेंज और इन इलास्टिक का मतलब थोड़ा सा कम चेंज। तो सबसे पहला हमारा फैक्टर आता है नेचर ऑफ कमोडिटी। सबसे पहले तो हमें कमोडिटी के नेचर से ही फ़र्क पड़ता है कि कमोडिटी है किस टाइप की। कमोडिटी कैसी हो सकती है? कमोडिटी हमारे पास या तो ड्यूरेबल हो सकती है या नॉन ड्यूरेबल हो सकती है। ड्यूरेबल का मतलब जो लंबे पीरियड तक चलने वाली है, जो चीज़ लंबे पीरियड तक चलती है। ऐसे कौन से गुड्स हैं जो यूजुअली बहुत लंबे चलते हैं? कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बहुत महंगी आती है, टीवी, एसी, कार, ये सारी चीज़ें जल्दी से ख़राब नहीं होती। मतलब एक बार ख़रीद ली तो बहुत लंबे टाइम तक चलेगी। और वहीं नॉन ड्यूरेबल चीज़ हम किन्हें बोलते हैं? नॉन ड्यूरेबल को हम साथ साथ कहते हैं पेरिशेबल। मतलब जिनका टाइम पीरियड बहुत लंबा नहीं चलने वाला, जो एक छोटे पीरियड के बाद ख़त्म हो जाएगी या ख़राब हो जाएगी। तो अब हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना था? सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सप्लायर क्या कहता है कि मैं कब सप्लाई बढ़ाऊंगा और कब सप्लाई कम करूंगा। अगर ड्यूरेबल गुड्स हैं तो ड्यूरेबल गुड्स क्या होंगे? वो इलास्टिक होंगे, क्योंकि ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? एक बार बिके उसके बाद ज़रूरी नहीं है वो जल्दी से बिकेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम अपनी सप्लाई को लंबे टाइम तक चलने देते हैं। बट वहीं अगर हमारे पास पेरिशेबल गुड्स है, अगर एक सब्जी की ठेली वाला सब्जी बेच रहा है तो वो चाहेगा कि फटाफट जितनी जल्दी हो सके उसकी सप्लाई, वो सब्जी ख़त्म हो जाए। क्यों? क्योंकि अगले दिन तक या 3-4 दिन बाद तो वो सब्जी ख़राब हो जाएगी, और अगर वो ख़राब हो जाएगी तो वो वैसे भी नहीं बिकने वाली। तो नॉन ड्यूरेबल को हम क्या कहते हैं? इन इलास्टिक। अभी बेच देंगे भले ही हम सप्लाई कैसी भी करें, बस हमें अभी बेचने से मतलब है। और इलास्टिक हमने बहुत लंबे टाइम तक बेचेंगे। फिर हमारे पास दूसरा फैक्टर आता है अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट। इनपुट क्या थे हमारे पास? इनपुट हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे कि जैसे लैंड, लेबर, ये सारी चीज़ें हमारी क्या थी? इनपुट। मतलब इनका यूज़ करके ही हम प्रोडक्शन करते थे। अब ये देखो, जिन चीज़ का हम यूज़ करके प्रोडक्शन कर रहे हैं वो हमारे पास अवेलेबल है तो ठीक, बट क्या उसका सब्स्टिट्यूट भी हमारे पास है? अगर हमें ये लेबर नहीं मिली तो क्या हमें इसके बदले दूसरी लेबर मिल जाएगी? अगर हमें ये रॉ मटेरियल नहीं मिला तो क्या इसके बदले हमें दूसरा रॉ मटेरियल मिल जाएगा? वो सब्स्टिट्यूट से हमारी इलास्टिसिटी में भी फ़र्क पड़ता है। अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूट जो है वो कैसा है? ईजिली अवेलेबल है। मतलब अगर एक लेबर चला गया, कोई बात नहीं, दूसरा लेबर हम ले लेंगे। तब क्या होगी? सप्लाई हम बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन में इतने जल्दी फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें तुरंत क्या मिल जाते हैं? सब्स्टिट्यूट मिल जाते हैं। तो सप्लाई क्या हो जाएगी? हमारी इंक्रीज़ होगी, मोर चेंज इन सप्लाई। तो हम क्या कहते थे? इलास्टिक होगी। वहीं अगर हमारे पास उस चीज़ का सब्स्टिट्यूट नहीं है, हम कोई ऐसा रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, अगर हमें एक चीज़ बनानी है उसमें हमारा कस्टमाइज चीज़ लगती है, जो फर्नीचर हम बनाते हैं वो ऐसी लकड़ियों से बनता है जो लकड़ियाँ यूजुअली एक स्टेट के अलावा नहीं मिलती हैं, तो हम क्या कहेंगे? हमारे पास इनपुट जो है वो ईजिली अवेलेबल नहीं है, तो हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हमारी सप्लाई, अगर हमें वो प्रोडक्ट नहीं मिला, वो इनपुट नहीं मिला, तो हमारी सप्लाई जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी। तो हम इसे क्या कहते हैं? इसमें हम अपनी सप्लाई में कम चेंज लाने की कोशिश करते हैं, तो हम कहते हैं इसे इन इलास्टिक। फिर हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में कितना खर्चा लग रहा है।
प्रोडक्शन में कितना खर्चा लग रहा है। तो प्रोडक्शन में खर्चा किस पे लगेगा, जो हमारे फैक्टर्स हैं, यानी वही लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल, इन सारी चीज़ों पे ही हमारा खर्चा लगता है। अब ये देखो कि ये जो हमारा खर्चा लगने वाला है, क्या ये खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है, क्या जो हम लेबर खरीदते हैं वो बहुत ज़्यादा लेबर महंगी पड़ती है, लैंड भी बहुत ज़्यादा महंगी। अगर हाई प्राइजेस हैं तो हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें उन्हें ख़रीदने में ज़्यादा पैसा लग रहा है, और इतना ज़्यादा पैसा लग रहा है कि बार बार हम उसे क्या नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा उसकी सप्लाई नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम उसे कम चेंज ही करेंगे, यानी इन इलास्टिक करेंगे। और अगर हमारे पास लो प्राइस है मतलब ठीक है हमें आराम से मिल जाएगा, तो हम सप्लाई भी बढ़ाएंगे, और सप्लाई बढ़ाने का मतलब हम उसकी सप्लाई को क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा चेंज करेंगे, इलास्टिक करेंगे। फिर आ जाता है नेचुरल कांस्टेंट। नेचुरल कांस्टेंट का मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसकी प्रोडक्शन नेचर पे डिपेंड करती है। मतलब नेचर ने अगर हमारा साथ नहीं दिया तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ बर्तन बन रहे हैं और वो बर्तन जो है एक बैम्बू ट्री से बनते हैं, तो हमारा ये जो बर्तन बनाने का प्रोडक्शन है ये सिर्फ बैम्बू ट्री पर डिपेंड करता है। अगर ट्रीज़ हमारे पास होंगे तो हम प्रोडक्शन कर पाएंगे, नहीं होंगे तो हम प्रोडक्शन जो है नहीं कर पाएंगे। तो जो नेचुरल कांस्टेंट है वो भी हमारी इलास्टिसिटी पे फ़र्क डाल सकती हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कैसे? नेचुरल कांस्टेंट से हमारी जो है वो सप्लाई कई बार इलास्टिक भी हो सकती है या इन इलास्टिक भी हो सकती है। अगर माना हमारे पास बहुत ज़्यादा बैम्बू ट्रीज़ आ गए तो सप्लाई हम इलास्टिक कर देंगे, बहुत ज़्यादा चेंज कर देंगे। बट अगर हमें वो ट्रीज़ नहीं मिले तो हम सप्लाई क्या कर देंगे, इन इलास्टिक भी कर देंगे। फिर हमारे पास आता है टेक्निक। टेक्निक का क्या मतलब था? टेक्निक का मतलब था टेक्नोलॉजी, कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हो, जो आप मशीन से यूज़ करते हो या लेबर लगाते हो, और अगर मशीन है तो वो कैसी है। आपकी जो भी प्रोडक्शन होने में जिन भी चीज़ का आप यूज़ करते हो वो बहुत सिंपल है, वो टेक्निक्स बहुत सिंपल है। सिंपल से आपके पास पीसी है जिसमें 2-3 एंट्रीज डालते हो और बाकी प्रोडक्शन तो हमारा नॉर्मल वैसा काम है, बहुत सिंपल प्रोडक्शन है। तो हम सप्लाई क्या कर सकते हैं, कभी भी चेंज कर सकते हैं, इलास्टिक कर सकते हैं, हमें इतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। बट वहीं अगर कॉम्प्लेक्स है, हम क्या किस चीज़ की प्रोडक्शन करते हैं, हम करते हैं ऑटोमोबाइल की। अब गाड़ियाँ बनाने के लिए हम नॉर्मली किसी लेबर को उठा करके लेके आ जाएंगे, वो प्रोडक्शन तो कर देगा, मतलब वो चीज़ें जब हम उसे गाइड करेंगे वो बना तो देगा। बट अगर हमें उस पार्ट को असेंबल करके एक गाड़ी तैयार करनी है तो हमें किसी इंजीनियर की ज़रूरत है, नॉर्मली नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें जो टेक्निक यूज़ हो रही है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्निक यूज़ हो रही है, और अगर कॉम्प्लेक्स टेक्निक यूज़ होगी तो हम अपनी सप्लाई को ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो सप्लाई है वो डिपेंड करती है। तो इनलास्टिक हमने ऐसे बोला है। फिर हमारे पास आ जाता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब जब आप सामान बेच रहे हो तो क्या आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है वो सामान बेचने के लिए, या आपके पास बहुत ही कम टाइम है। लेट सपोज अगर कोई छोटा सा ट्रेड फेयर लगा, ट्रेड फेयर आपका कितने कुछ दिनों के लिए लगा है, कुछ दिनों के बाद आपको पता है कि आपको यहाँ से अपनी क्या करनी पड़ेगी, दुकान तो बंद करनी पड़ेगी। तो हम ऐसे में क्या करते हैं, चेंज बहुत ज़्यादा नहीं करते अपनी सप्लाई में। फिर वहीं अगर आपके पास कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, आपको पता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहीं नहीं जाने वाला, सालों साल तक कहीं नहीं जाएगा, अगर वो आपके पास है तो फिर आप क्या करोगे, अपनी सप्लाई को इलास्टिक करोगे बहुत ज़्यादा, जब चाहे जैसा चाहे चेंज कर सकते हो, तब आपको किसी चीज़ से नहीं फ़र्क पड़ता है। फिर हमारे पास एक लास्ट आ जाता है रिस्क टेकिंग। अब ये बताओ, एक एंटरप्रेन्योर क्यों बोला हमने, से बिजनेसमैन क्यों नहीं बोला, क्योंकि बिजनेसमैन हम छोटे वर्ड के लिए यूज़ करते हैं और एंटरप्रेन्योर एक बड़े उसके लिए हम करते हैं कि हाँ स्किल्स लगा करके या प्रोडक्शन कर रहे हो एक अच्छे लेवल पे हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो जो एंटरप्रेन्योर है, अब उसका नेचर कैसा है, क्या वो रिस्क लेने वाला है या वो रिस्क लेने वाला नहीं है। अगर वो रिस्क टेकर है, वो चाहे तो रिस्क ले सकता है, तो हम क्या करेंगे, अब वो अपनी मर्जी से सप्लाई को चेंज कर सकता है, कभी वो सप्लाई बढ़ा भी सकता है, कभी वो सप्लाई कम भी कर सकता है, वो अपना चेंज भी कर सकता है कि नहीं मुझे आज ये सप्लाई नहीं करनी, ये सप्लाई करनी है। क्यों? क्योंकि वो रिस्क लेने वाला है। अगर वहीं
ऐसा है जिसे रिस्क लेना नहीं है। मतलब वो चाहता है कि जिस चीज़ का मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, जैसा कर रहा हूँ वही ठीक है। अगर मेरे पास एक फ्लोर में ही मेरी दुकान है तो बस वो एक फ्लोर में ही रहे, मुझे नहीं चाहिए वो 4 फ्लोर में आए, 5 फ्लोर बने, मैं उसका पूरा बड़ा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाऊँ, कुछ नहीं। जितना है ठीक है, बहुत है। तो अगर कोई ऐसा है तो वो अपनी सप्लाई को ज़्यादा चेंज नहीं करेगा, तो हम उसे क्या कहते हैं, इनइलास्टिक सप्लाई कहते हैं। तो ये थे हमारे फैक्टर जो इलास्टिसिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।